Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good. आज हमने पढ़ना ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ था। उसकी सारी एक्सरसाइज हमने कर ली थी कंप्लीट। एक्सरसाइज 4C के हमने करने थे रियल लाइफ स्टोरी सम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर रियल लाइफ स्टोरी सम्स देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 107। ये एक्सरसाइज 4C के रियल लाइफ स्टोरी सम्स है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, क्योंकि ये सिर्फ थोड़े से लंबे थे, इस वजह से इसकी मैंने अलहदा वीडियो बनाई थी। आज मैंने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का है वो सारे सोल्व करने हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। अब हमने क्या करना है जी, इस वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर आपको अच्छे तरीके से ही समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ यूज़ द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ। क्या कौन सा मेथड यूज़ करना है, यूनिटरी मेथड। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यूनिटरी मेथड होता क्या है। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होता है ये देखें। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी में सबसे पहले आप देखें ये लफ्ज़ जो क्या लिखा हुआ, यूनिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, UNIT यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होता है, एक। ठीक है, यूनिट का क्या मतलब होता है, एक होता है। तो मीन्स हमने यूनिटरी मेथड में मतलब होता है एक चीज़ की कीमत फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ की कीमत देखें। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ, 4 नोटबुक्स। ठीक है, 4 नोटबुक्स लिखी हैं। इफ़ अगर 10 नोटबुक्स कॉस्ट RS 80.50, वो हमें उन्होंने ये बताया है कि 10 नोटबुक्स की कीमत, ये 10 नोटबुक्स कितने रुपीज़ की आती हैं, 80.50 रुपीज़ की 10 नोटबुक्स आती हैं। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं, हमें आप ये बताएं कि 4 नोटबुक्स कितने की आएंगी। अब उन्होंने हमें खुद बता दिया कि 10 नोटबुक्स इतने की और 4 नोटबुक्स इतने की आएंगी। तो अब हमने ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करना है कि हमें पता चल जाए कि 4 नोटबुक्स कितने की हैं। तो सबसे पहले कौन सा, उन्होंने हमें मेथड खुद ही बता दिया कौन सा यूज़ करना है, यूनिटरी मेथड। तो इसलिए यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है, एक चीज़ की कीमत पहले फाइंड आउट करनी है। तो 80 को आपने किससे डिवाइड करना है, 10 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा एक नोटबुक जो है वो कितने की है। ठीक है, एक नोटबुक कितने की है। जब हमें ये पता चल जाएगा एक नोटबुक कितने की है, तो हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास पहले से ही लिख के रखा हुआ मैंने क्वेश्चन। 4 नोटबुक्स कितनी कीमत फाइंड आउट करनी है, 4 नोटबुक्स की। इफ़ अगर 10 दोनों तरीक़ों से मैंने 10 लिखा। 10 नोटबुक्स कॉस्ट RS 80.50। 10 नोटबुक्स कितने रुपीज़ की हैं, 80 रुपीज़ की हैं। ठीक है, 80.50 रुपीज़ की। तो इसलिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं ये देखूँगी एक नोटबुक जो है वो कितने की आएगी। यूनिटरी मेथड का क्या मतलब होता है, एक चीज़ की कीमत फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ कितने रुपीज़ की आती है। अब देखें 10 नोटबुक्स हैं तो कितने रुपीज़ की आ रही हैं, 80.50 रुपीज़ की आ रही हैं। कितनी नोटबुक्स हैं, 10। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये देखना कि एक नोटबुक जो है वो कितने रुपीज़ की आती है। 10 8,000 कितने होते हैं, 80। ठीक है, माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, 0 आ गया, वो हम नहीं लिखेंगे, ये डेसिमल जो है ये चला गया ऊपर, और ऊपर से हम कितने उतार लेंगे, 5। ठीक है, अब ये देखें 10 के टेबल में 5 तो आता नहीं है। ठीक है, 10 के टेबल में 5 नहीं आता। तो इसलिए आप क्या करोगे, जल्दी से मुझे सोच के बताएं, हम यहाँ पर क्या करेंगे। हम यहाँ पर जी क्या करेंगे, जल्दी से सोच के बताएं। 10 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इसलिए क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि 10 के टेबल में 5 नहीं आता। तो फिर हम ऊपर से उतार लेंगे 0। कितना बन गया, 50। और 10 5,000 कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया 1 नोटबुक इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 नोटबुक। एक नोटबुक कितने रुपीज़ की है, इज़ इक्वल टू RS 8.05। ठीक है, एक नोटबुक जो है वो कितने रुपीज़ की है, 8.05। अब इस 8.05 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। फिर मुझे पता चल जाएगा कि 4 नोटबुक्स हैं कितने रुपीज़ की आती हैं। 8.05 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 4 5,000 कितने होते हैं, 20 का लगा 0, 2 आ गया कैरी। 4 0,000 0, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, और 4 8,000 कितने होते हैं, 32। और ये डेसिमल देखें, डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, RS
इज़ इक्वल टू 32.2। आगे आपने ज़ीरो लगाना है तो लगा दें, लेकिन बुक में सिर्फ आपने इतना ही लिखा हुआ आंसर, ठीक है। 4 नोटबुक्स, ठीक है, 4 नोटबुक्स कितने रुपीज़ की आ रही हैं? RS 32.2 रुपीज़ की, ठीक है। और RS के आगे इज इक्वल टू नहीं लगाना। समझ आइए आप लोगों को मैंने कैसे किया। उन्होंने हमें बताया था 10 नोटबुक्स कितने की हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, एक नोटबुक की वैल्यू फाइंड आउट की, एक नोटबुक कितने रुपीज़ की आती है। तो हमें पता चल गया डिवाइड करने के बाद एक नोटबुक जो है वो 8.05 रुपीज़ की आती है। तो फिर इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 के साथ। फिर हमें पता चल गया जी 4 नोटबुक्स जो आती हैं वो 32.2 रुपीज़ की आती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है बी वाले पार्ट में देखें, 3 kg ऑफ वीट। वीट किसको कहते हैं? गंदुम को कहते हैं, ठीक है। तो 3 किलो गंदुम। आगे क्या कह रहे हैं? इफ़ अगर 10 kg कॉस्ट RS 320.50। फिर हमें वो ये भी बता रहे हैं जो 10 किलो गंदुम है वो कितने रुपीज़ की आती है? 320.50, ठीक है। अब हमने 3 kg वीट फाइंड आउट करनी है कि 3 kg जो है वो कितने रुपीज़ की आती है। तो इसलिए यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, 1 किलो कीमत की, 1 किलो गंदुम जो है वो कितने की होगी। तो इसलिए इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 के साथ, ठीक है। 320.50 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। 10 से मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि मैंने 1 किलो की कीमत यानी कि 1 kg ऑफ वीट कितने की है वो फाइंड आउट करना है। देखिए ये 10 है और ये 32 है। 10 3 ज़ार 30, माइनस करेंगे 2 आया, ऊपर से उतारेंगे 0। 10 2 ज़ार कितने होते हैं? 20। पॉइंट चला गया ऊपर, ऊपर से आप कितने उतारोगे? 5। 10 के टेबल में 5 नहीं आता, ठीक है। तो 10 0 ज़ार कितने हो जाएंगे? 0। 5 आया, फिर आप ऊपर से उतारोगे 0। 50 और 10 5 ज़ार कितनी होती हैं जी? 50, ठीक है। तो आपके पास 1 kg वीट कितने की है? 32.05 रुपीज़ की। 1 kg वीट, 1 kg वीट इज़ इक्वल टू RS 32.05 रुपीज़ की है। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ, ताकि हमें पता चल जाए 3 kg कितने की है। 32.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 5 ज़ार 15, 5 लगाया, 1 आया कैरी। 3 0 ज़ार 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। यहाँ पर देखें डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपने यहाँ पर भी वैसे ही लगा देना है, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। और अब आपके पास 3 kg वीट कितने की आई है? 3 kg वीट इज़ इक्वल टू RS 96.15, ठीक है। 3 kg वीट कितने रुपीज़ की आई है? 96.15 रुपीज़ की। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया यूनिटरी मेथड कैसे हम करते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है सबसे पहले आपने एक की कीमत फाइंड आउट करनी है कि एक जो है वो कितने का बनता है, कोई भी चीज़ जो हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 टिकट्स टू द क्रिकेट मैच। कितनी टिकट्स लेनी है? 6 टिकट्स लेनी है। इफ़ अगर 8 टिकट्स कॉस्ट RS 720। अब उन्होंने हमें ये बताया कि 8 टिकट्स जो हैं वो कितने रुपीज़ की आती है? 720 रुपीज़ की। कितनी टिकट्स? 8, 720 रुपये की आती हैं। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि 6 टिकट्स जो हैं वो कितने की आएंगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक टिकट देखनी है, एक टिकट कितने रुपीज़ की आती है। तो इसलिए क्या करेंगे, 720 को मैं 8 के साथ डिवाइड करूँगी। 8 9 ज़ार कितने होते हैं? 72, और ये 0 आ जाएगा नीचे। अब ये 8 के टेबल में 0 नहीं आता तो ये 0 चला जाता है ऊपर, ठीक है। तो मीन्स 1 टिकट कॉस्ट, एक टिकट कितने रुपीज़ की आएगी? 90 रुपीज़ की आती है। एक टिकट कितने रुपीज़ की आती है? 90 रुपीज़ की। अब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 के साथ। 90 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 0, 6 9 ज़ार कितने होते हैं? 54, ठीक है। 6 टिकट्स कितने की आएंगी? 6 टिकट इज़ इक्वल टू RS 540, ठीक है। 6 टिकट्स कितने की आ रही हैं? 540 रुपीज़ की। ये भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हमने सोल्व कर लिया। अब है हमारे पास पार्ट डी। देखिए लिखा क्या हुआ? 5 टेनिस बॉल्स। कितनी टेनिस बॉल की बताई हुई हैं? 5। इफ़ अगर 3 टेनिस बॉल कॉस्ट RS 62.70।
ठीक है, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, 5 टेनिस बॉल की कीमत हमने बतानी है और उन्होंने हमें कितने बॉल्स की बताई है, 3 बॉल्स की बताई है कि 3 बॉल जो है वो 62.70 रुपीज़ की आती है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिटरी मेथड में एक टेनिस बॉल की कीमत फाइंड आउट करनी है। एक टेनिस बॉल जो है वो कितने रुपीज़ की आती है, ठीक है। तो 62.70 को अंदर रखेंगे और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 3 के साथ। 3 2 जार कितने हो गए 6, माइनस किया 2 तारा ऊपर, ठीक है। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो 3 0 जार 0, माइनस करेंगे 2 आया, पॉइंट चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। 27, 3 9 जार कितने होते हैं 27। अब ये एंड पर बचा ये 0, अब 3 के टेबल में 0 नहीं आता तो ये 0 चला जाएगा ऊपर। तो आपके पास 1 टेनिस बॉल इज़ इक्वल टू कितने आ जाएंगे 20.90, कितनी आ जाएगी RS 20.90। एक टेनिस बॉल कितने रुपीज़ की है 20.90 रुपीज़ की। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि 5 टेनिस बॉल जो हैं वो कितने रुपीज़ की है। तो 20.90 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 500, 5 9 जार कितने होते हैं 45, 45 का लगा 5, 4 आ गया कैरी, 5000 में 4 ऐड करेंगे 4 और 5 2 जार कितने हो जाएंगे 10। अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आया 104.5, ठीक है। 5 टेनिस बॉल्स इज़ इक्वल टू RS 104.5। बस यहीं तक पीछे आंसर लिखा हुआ है, अगर आपने एंड पे 0 लगाना है तो लगा दें, वरना यहीं तक आंसर आप लोगों का बहुत है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ चुकी होगी। इसको अगर समझ नहीं भी आई आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आई फिर रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि बार बार समझने से ही आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। मतलब आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी वैल्यू का आंसर जब आ गया उसको आपने किससे पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है कि वो कितने रुपीज़ के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास देखिए लिखा हुआ जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ, अ न्यू टीवी कॉस्ट RS 24,065.90। एक टीवी जो है नया टीवी इतने रुपीज़ का आता है। समीना हैज़ ओनली RS 10,780.50 इन हर बैंक अकाउंट। और समीना के पास कितने रुपीज़ हैं, सिर्फ 10,000 रुपीज़ हैं, 10,780 रुपीज़ हैं। हाउ मच मोर मनी मच सी सेव बिफोर शी कैन बाय द टीवी। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि समीना को और कितने पैसे जो हैं वो जमा करने चाहिए या बचत करनी चाहिए कि वो एक नया टीवी ख़रीद सके। समीना के पास इतने पैसे हैं और एक टीवी कितने रुपीज़ का आता है, इतने रुपीज़ का, और उसको कितने पैसे चाहिए कि वो नया टीवी ख़रीद सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है न्यू टीवी कॉस्ट, न्यू टीवी कितने रुपीज़ का आता है, इतने रुपीज़ का 24,065.90। समीना के पास कितने मनी है बैंक अकाउंट में 10,780.50। हाउ मच मोर मनी नीडिड टू बाय टीवी, ठीक है। टीवी को ख़रीदने के लिए उसको और कितने पैसों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 में से ये जो 10 है इसको कर देंगे माइनस, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखें क्या आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 5 निकाल दे 4, यहाँ पे आ गया डेसिमल, 5 में से 0 गए 5, 6 में से 8 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी भी नहीं ले सकता, तो 4 इसको कैरी देगा, ये बन गया 3, ये बन गया 10, 10 इसको कैरी दे के बनेगा 9 और ये 16। 16 में से 8 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8, 9 में से 7 निकाल दो 2, 3 में से 0 निकाल दे 3 और 2 में से 1 निकाल दे 1, ठीक है। तो मीन्स उसको 13,285.40 रुपीज़ और चाहिए ताकि वो एक नया टीवी ख़रीद सके। समझ आ रही है, उसको और पैसे कितने चाहिए, इतने चाहिए। ये वही वाला क्वेश्चन है कि मीन्स अगर आपने एक बैट ख़रीदना है और वो बैट जो है वो 300 रुपीज़ का, और आपके पास कितने रुपीज़ है 200 रुपीज़ है, तो आपको और कितने पैसे चाहिए, तो मीन्स आपको 100 रुपीज़ चाहिए, आपने उसमें से माइनस कर दिया। इसी तरह ही हमने भी
जितने का टीवी था और उसके पास जितने पैसे थे उसमें से माइनस कर दिए, तो हमें पता चल गया कि उसको और कितने पैसे चाहिए टीवी ख़रीदने के लिए। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है दानिश नीड्स अ मैथ बुक कॉस्टिंग Rs 98.75। दानिश को एक मैथ की बुक चाहिए, ठीक है, और उसकी कितने रुपीज़ हैं 98.75। एन इंग्लिश बुक कॉस्टिंग 67.50। इंग्लिश की बुक कितने रुपीज़ की है। एन अटलस कॉस्टिंग, अटलस की बुक जो है वो है 125 रुपीज़ की। अटलस कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बुक नहीं इन्होंने लिखा हुआ, तो ये मीन्स कोई और ही चीज़ है। एंड अ न्यू लंच बॉक्स कॉस्टिंग Rs 105.75। हाउ मच मनी विल ऑल दिस कॉस्ट हिज पेरेंट। मीन्स वो हमसे ये पूछ रहे हैं, दानिश ने ये चीज़ें ख़रीदी हैं, तो टोटल जो उनके पेरेंट्स ने है वो टोटल बिल कितना पे किया है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ने ये चीज़ें ख़रीदने के लिए उनको कितनी कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये दानिश की चीज़ें हैं। फिर कॉस्ट ऑफ मैथ बुक 98.75, कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक 67.50, कॉस्ट ऑफ एन एटलस Rs 125। अब देखिए मैंने 125 कैसे लिखा है, इस साइड पे लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स हैं, इसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, ये इस साइड पे ये हमारे पास नंबर है और ये डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं। कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स इतना 105.75। टोटल कॉस्ट उसके पेरेंट्स ने कितनी पे करनी है। ठीक है, इन सबको हम करेंगे प्लस। ठीक है, प्लस जब करेंगे देखिए 5 और 5 हो गया 10, 10 का लगाया 0, 1 आ गया कैरी। ठीक है, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 में 5 ऐड कर दिया 13, 13 में 7 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 20, 20 का लगाया 0 और 2 आ गया आपके पास कैरी। ठीक है, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 में 7 ऐड करेंगे 17, 17 में 5 ऐड करेंगे कितना बन गया 22, 22 में 5 ऐड करेंगे बन गया 27, 27 का लगाया 7 और 2 आ गया ऊपर कैरी। ठीक है, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 में 6 ऐड किया 11 में 6 ऐड किया 17, 17 में 2 ऐड करेंगे 19, 19 का लगाया 9 और 1 आ गया कैरी। ठीक है, 1, 2 और 3, तो टोटल कॉस्ट जो है उनको कितनी पे करनी पड़ी है 397 रुपीज़ जो है उन्हें दानिश की बुक्स और लंच बॉक्स के लिए पे करनी पड़ी है। ठीक है, अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें क्या लिखा हुआ है। अ टाइगर ईट्स 3.4 kg ऑफ मीट पर डे। मतलब एक टाइगर जो है वो हर रोज़ कितना गोश्त खाता है 3.4 kg। ठीक है, हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक। तो वो एक हफ्ते में कितना गोश्त खाएगा। ठीक है, एक दिन में वो कितना गोश्त खाता है 3.4 kg, तो एक हफ्ते में वो कितना गोश्त खाएगा। तो आप ये देख सकते हैं टाइगर ईट्स मीट पर डे, एक दिन में, पर डे का मतलब होता है एक दिन, एक दिन में कितना गोश्त खाता है 3.4 kg। हाउ मच इट विल ईट इन 1 वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 वीक, ये मैं आपकी आसानी से लिख रही हूँ, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक दिन में तो वो 3.4 kg खाता है, तो हाउ मच इट विल ईट इन 1 वीक, 1 वीक का मतलब 7 डेज, तो 7 डेज में वो कितना गोश्त खाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी 3.4 को मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ 7 के साथ। 7 4 जार कितने होते हैं 28, 28 का लगा 8 और 2 आ गया ऊपर कैरी। 7 3 जार कितने होते हैं 21, 21 में आप 2 ऐड करोगे कितना बन गया 23। अब यहाँ पर देखें एक डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है और आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो मीन्स टाइगर कितना गोश्त खाएगा 23.8 kg मीट इन 7 डेज। ठीक है, 7 डेज लिख दो या आप क्या लिख दो यहाँ पर 1 वीक। ठीक है, टाइगर ईट, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो टाइगर विल ईट। ठीक है, टाइगर कितना गोश्त खाएगा 23.8 kg मीट इन 7 डेज। ठीक है, 7 दिनों में वो इतना खाएगा, या आप यहाँ पर 1 वीक भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ चुकी है इस चीज़ की। अब है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे पास लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स। स्वीट्स किसको कहते हैं, हमारे पास कोई भी टॉफ़ी वगैरह हो सकती है या कोई भी मीठी चीज़ समझ लें आप। ठीक है, 4 पैकेट स्वीट्स के कितने आते हैं, कितने रुपीज़ के आते हैं 480.60। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट।
तो एक पैकेट जो है वो कितने रुपीज़ का आएगा, ठीक है, एक पैकेट जो है वो कितने रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट कितने हैं, 480.60। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। जब आपने एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या प्राइस फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो हम क्या करेंगे, 480.60 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 1 जार 4, 4 में से 4 गए 0 आ जाएगा, ऊपर से उतारे 8, 4 2 जार कितने हो जाएंगे 8। अब ये उतारो जी 0, ठीक है, 4 के टेबल में 0 नहीं आता, 0 चला जाएगा ऊपर। अब ये पॉइंट चला जाएगा ऊपर और आप उतारे नीचे 6, 4 1 जार कितने हो जाएंगे 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से उतारे आप 0, 20 बना, और 4 5 जार कितने होते हैं जी 20, ठीक है। समझ आइए ये मैंने कैसे डिवाइड किया है। देखिए 4 1 जार तो हो गया 4, फिर आपने 8 उतारा, 4 2 जार हो गया 8, फिर आपने उतारा 0। अब हमें पता है 4 के टेबल में 0 नहीं आता, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 0 लिख दिया ऊपर, ठीक है। फिर किसकी आई बारी, डेसिमल की, फिर डेसिमल मैंने ऊपर लगा दिया, फिर आ गया 6 नीचे। फिर आपको पता है 4 1 जार 4, 6 में से 4 निकाल दिया 2, फिर ऊपर से उतारा 0, 20 बन गया, और 4 5 जार 20। अब 1 पैकेट जो है वो कितने रुपीज़ का आता है, 120.15 रुपीज़ का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज़ इक्वल टू RS 120.15, ठीक है। इतने रुपीज़ का जो है वो पैकेट आता है स्वीट्स का। नेक्स्ट जो है हमारे पास जी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखें क्या लिखा हुआ है। 92.5 मीटर लॉन्ग रोप, रोप किसको कहते हैं, रस्सी को, ठीक है, इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 92.5 मीटर की एक रस्सी है और उसको 5 हिस्सों में कट कर दिया है। हाउ लॉन्ग विल बी ईच पार्ट। तो एक हिस्सा जो है वो कितने, उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ रोप मींस रस्सी की लंबाई कितनी है, 92.5 मीटर, और उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हाउ लॉन्ग विल बी ईच पार्ट। ईच पार्ट का मतलब है हर एक पार्ट, हर एक पार्ट कितने मीटर का होगा। तो आपने इसको इससे क्या कर देना जी, डिवाइड कर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि एक हिस्सा जो है वो कितना लंबा है। तो क्या करेंगे, 92.5 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 5 1 जार कितने हो गए 5, 9 में से 5 निकाल देंगे कितने बचा 4, ऊपर से आप क्या करोगे जी 2 उतारेंगे, कितना बन गया 42। 5 8 जार कितने होते हैं 40, माइनस करेंगे 2, ये डेसिमल चला जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, कितना बन गया 25, और 5 5 जार कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, 18.5 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 18.5 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ 1 पार्ट, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल बी ईच पार्ट, तो ईच पार्ट कितने, इसका आंसर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 18.5 मीटर, ठीक है। ये हो गया, हमारी सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ आई होगी। हो सकता है कहीं कहीं पे मैंने थोड़ी तेज़ी भी दिखाई हो बोलने में, लेकिन वो इसलिए है ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर आपकी कोई भी टीचर ऐसी हो जो क्लास में जल्दी काम करवाती है तो आप लोगों को आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व। अब जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे, ठीक है। और टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।